नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी की खास चर्चा जिहाद पर फंस गए मदनी। इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। भोपाल में जमीयत उलेमा ये हिंद के गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में मौलाना महमूद असद मदनी के बयान ने विवाद बढ़ा दिया है। महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। बाबरी मस्जिद केस का दूसरे केसों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ये उनकी ओर से बयान सामने आया है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश में इस पर सियासत भी तेज है। मदनी के बयान का विरोध किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से अलग अलग तरह से अब प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। तो मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया और कहा कि संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस्लाम के बंदे लब जिहाद करके हिंदू युवतियों को फंसाएं और आप चाहते हैं कि न्यायपालिका उनके पक्ष में फैसला दे। तो ये तमाम तरह के वो बयान हैं जो इस समय सुलग रहे हैं मध्य प्रदेश में। मदनी के बयान को लेकर अब विरोध जारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं, अदालतों को लेकर भी मदनी ने जो सवाल उठाए हैं, कहीं ना कहीं उससे अब एमपी की सियासत हाई देखी जा रही है। तो ये बयान सामने आया है जिहाद पर, जिस तरह से मदनी की ओर से ये बयान दिया गया। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। तो मदनी का अभी आप बयान सुन रहे थे, यही वो बयान है, यही वो बातें हैं जो अब राजनीतिक हलचलों में तेज हैं। इस पर अब विरोध भी किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की ओर से, अपने अपने तरीके से अब इसे देखा जा रहा है और इसका विरोध, इसी को लेकर बयान तेज है। चलिए इसी पर खास करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ चुका है, आपसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ अमितोष पारिक जी जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें, इस बयान पर विरोध बहुत ही ज्यादा तेज है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो देखिए, मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और कहा कि संविधान और संवैधानिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना, अब सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस्लाम के बंदे लब जिहाद करके हिंदू युवतियों को फंसा रहे हैं और आप चाहते हैं कि न्यायपालिका उनके पक्ष में फैसला दे। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। ये फिरका परस्ती की बातें, ये देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना। वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। खाते हिंदुस्तान की है और गाते किसी और की है, ये नहीं चलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और ये स्पष्ट है कि वंदे मातरम का सम्मान हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्थाओं के खिलाफ जाकर बात करना अब ये सहन नहीं किया जाएगा। अपराधियों का साथ दोगे और न्यायपालिका से क्या न्याय चाहोगे? क्या अपराधियों को बचाएं? क्या आतंकवादियों के फेवर में न्याय दें? सरेआम जो कत्लेआम करें उनको बचाने का काम न्यायपालिका करे? मदनी, होश में रहो। हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर का कानून करता है,
और भारत का ही न्यायालय एकमात्र ऐसा न्यायालय है विश्व के अंदर जिसके न्याय पर आज दिनांक तक कोई सवाल खड़ा नहीं किया गया। उसने जब भी न्याय दिया है सत्य के आधार पर न्याय दिया है और अपराधियों को सजा देना यह न्यायपालिका की और कानून पालिका की व्यवस्था है और इसलिए अपराधियों को संरक्षण देना मदनी बंद करो। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बने और डॉक्टर बम बनाए। तो देखिए, मदनी के बयान पर सियासी घमासान जारी है। ये बयान आप सुन रहे थे जो राजनीतिक गलियारों से इस वक्त सामने आ रहे हैं। चलिए, और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अमितोष पारिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी से। फिरोज वक्त अहमद हमारे साथ पूर्व चांसलर जी भी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही जुबैर मेमन प्रेसिडेंट एमएमसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगी मैं अमितोष जी पारिक जी आपसे। किस तरह से देखा जाए जो मदनी ने बयान दिया है, चाहे लब जिहाद की बात की जाए, लैंड जिहाद की बात की जाए या फिर थूक जिहाद की बात की जाए, उन्होंने कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना ये इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है। इसके साथ ही अदालत पर भी सवाल उठाए। आप मदनी का ये बयान कैसे देख रहे हैं? धीरे धीरे करके सबके सामने एक सेक्युलर नेचर की बात करने वालों का रेडिकलाइजेशन आइडियोलॉजी हम सबके समक्ष आती जा रही है। जिस ऑर्गेनाइजेशन से जमात उलेमा हिंद की हम बात करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिस आइडियोलॉजी को मानता है वो है देवबंदी आइडियोलॉजी। और देवबंदी आइडियोलॉजी हनाफी को मानती है, जो कि बगदाद के अंदर में जिनका सेंटर है। देवबंदी आइडियोलॉजी जिस हिसाब से चलती है वो साफ मानती है एनीथिंग विच इज अगेंस्ट इस्लाम इज अगेंस्ट देयर कॉन्ट्रेरी। जमात उलेमा हिंद के कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे जमात इस्लामी हो गई या फिर तबलीग जमात होगी, तो तबलीग जमात सऊदी अरब के अंदर में भी बैन कर दी गई थी बिकॉज ऑफ देयर टेरर लिंक्स। लेकिन जमात उलेमा हिंद यहाँ आ रही है। जमात उलेमा हिंद 1919 से ऑर्गेनाइज वर्क काम कर रही है भारत के अंदर में और हलाल सर्टिफिकेट देती है। नॉन मुस्लिम्स उन हलाल सर्टिफिकेट से पैसा देता है और कहां जा रहा है वो पैसा? पैसा जा रहा है नॉन मुस्लिम्स का टेररिस्ट फंडिंग में यूज आने वाले लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए। चाहे जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस हो, जमात उलेमा ने लीगल एड प्रोवाइड करा। 26/11 हो, जमात उलेमा लीगल प्रोवाइड करता है। आईएसआईएस स्कैम हो, जमात उलेमा लीगल एड प्रोवाइड करता है। और अभी हाल ही में अल फलाह यूनिवर्सिटी में टेररिस्ट एक्टिविटी में आए हुए टेररिस्ट के लिए भी जमात उलेमा ने कह दिया कि वो भटके हुए लोग हैं। अब मैं आता हूं दूसरी बात, जमात उलेमा हिंद का अगर हम याद होगा कि लगातार तरीके से देश में मदरसे का जिस तरह से एक मॉड्यूल क्लियर हो गया था कि कहीं ट्रेन रोकने का मॉड्यूल था, तो कहीं पर स्टोन पेल्टी का मॉड्यूल था, तो कहीं फेक करेंसी का था, तो कहीं कन्वर्जन का मॉड्यूल था, तो जमात उलेमा हिंद ने एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक प्रोटेस्ट चलाया जो कि सर्व संभालने के लिए मदरसों को जून 2025 में आजमगढ़ में उसकी शुरुआत करी थी, वो उनके फेवर में आ गए। देश में सर्वोच्च न्यायालय जो संविधान की बात करते हुए अपने जजमेंट देता है उनको मानते नहीं है। सीए की बात आई तो जमात उलेमा प्रोटेस्ट करने चला गया और वहां पर कोर्ट में चुनौती देता है। एनआरसी की बात आती तो चला जाता है, पब्लिक डिस्प्ले होती तो चला जाता है, ट्रिपल तलाक तो चला जाता है, एसआईआर तो चला जाता है, कोई पिक्चर आती तो चला जाता है। तो मतलब देश में सेक्युलरिज्म फैब्रिक के अंदर रेडिकलाइजेशन चलाया जा रहा है, ये हम सबके सामने आ चुका है। चले ठीक है। फिरोज जी, जिस तरह से मदनी का जो बयान सामने आया है, कैसे देखते हैं आप? जिहाद को लेकर भी उन्होंने एक नई परिभाषा दे दी है। आपसे भी समझना चाहूंगी आखिरकार इस बयान का क्या मतलब है, और क्या बार बार अदालतों पर सवाल उठा देना, ये बार बार कह देना कि जांच एजेंसियां सरकार के दायरे में रहकर काम कर रही हैं, उन पर एक प्रेशर है, उन पर एक दबाव है, सुप्रीम कोर्ट पर बार बार सवाल उठा देना, क्या ये ठीक है? देखिए साक्षी साहिबा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं इस बात का अश्योरेंस, चूंकि आपका चैनल चहारदांगे आलम में पूरी दुनिया में देखा जाता है, बच्चे भी देखते हैं, इस बात का अश्योरेंस मैं दे रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो टोटल मुसलमान है वो इनकी जबान नहीं बोलता। मदनी चाचा एंड भतीजे की, ठीक है, वो संस्कारवादी है, राष्ट्रवादी है। ये तमाम मुसलमानों को सोचते हैं बेवकूफ हैं, उनको वर्गलाने की, उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, इस किस्म की जहरीली भाषा बोलते हैं कि हिंदुस्तान में आग लग जाए। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। ये मुल्क को बांटने वाली भाषा करते हैं। मुल्क जो हिंदुस्तान था, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, वो 1947 में बंट चुका है। अब ये मजीद बंटने वाला नहीं है। लेकिन जो मुल्क को बांटने की बात करेंगे उनको बांट दिया जाएगा, छांट दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, मदनी साहब ने जो जबान बोली है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उनको इस तरह की जबान नहीं बोलनी चाहिए। उनको वो सबसे जो बड़ा मदरसा है
मदरसा दारुल उलूम देवबंद, उनके चाचा उससे जुड़े हुए हैं, वो भी उससे जुड़े हुए हैं। लोग उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आए आए दिन लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, वो खबरों में रहना चाहते हैं, उसका तरीका ये हो। अगर वो 4 निकाह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मुसलमानों में 4 निकाह नहीं होते। और ये सही क्या है, इन्होंने आसाम में इसके चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, कि एक निकाह एक ही बहुत है, एक ही को मैनेज कर लो, एक ही को संभाल लो, बच्चों को पाल लो, अच्छे से तालीम दे दो। तो इन्होंने कभी भी, इन्होंने हर बार इस बार, अगर 4 शादियां रोकी जाएं या फिर यह है कि ट्रिपल तलाक रोकी जाए, तो मदनी एंड कंपनी कहते हैं कि ये मदाखलत है शरिया में। ऐसा कुछ नहीं है। शरिया कानून जो है मुसलमान अपने घर में मानते हैं, हिंदू अपना वैदिक कानून अपने घर में मानता है। जब हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सड़कों पे आते हैं तो हम हिंदुस्तानी होते हैं। दीज पीपल लाइक मदनी, दे आर ट्राइंग टू प्ले हिंदू एंड मुस्लिम कार्ड। हमें हिंदुस्तान बड़ी तेज रफ्तार से, साक्षी जी 1 सेकंड और लूंगा, बड़ी तेज गांव रफ्तार से विश्व गुरु बनने जा रहा है। 60% बढ़ चुका है और बन चुका है, और ये जो 40% रहता है, इन लोगों की वजह से रहता है। तो इन लोगों, ये हिंदुस्तान मतलब इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। पाकिस्तान में नहीं पैदा हुए, ये सीरिया में पैदा नहीं हुए, ये किसी ऐसे मुल्क में पैदा नहीं हुए, अफगानिस्तान जैसे मुल्क में, कि जहां सब मारा मारी है। ये बहुत बड़ी बात सर आपने कही है, बहुत बड़ी बात आपने कही है। जुबैर जी, आपसे समझना चाहूंगी, क्या आप भी सहमति रखते हैं जिस तरह से फिरोज जी अभी जो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं लाइमलाइट पाने का भी एक तरीका है ताकि सुर्खियों में बने रहें? क्या इसी लिए ये बयान दिया गया या फिर कोई और वजह? आप कैसे देख रहे हैं? आपका क्या रिएक्शन इस पूरे बयान को लेकर? मेरे पहले 2 स्पीकर्स ने बात करी जी, जो बीजेपी सरकार के पक्षधर भी है और साथी भी रहे हैं। मैं समझता हूं कि एनडीटीवी मुझे भी अनइंटरप्टेड 2 से 3 मिनट बात करने का मौका देगी। पहले स्पीकर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए कि जमीयत उलमा हिंद आईएसआईएस को सपोर्ट करती है, जमीयत उलमा हिंद टेरर को सपोर्ट करती है, उसकी फंडिंग करती है, तो उसके उनको पुरावे देने होंगे। उसके बरक्स मैं कहूंगा कि जमीयत उलमा हिंद वो तंजीम, वो संगठन है जिसने इस देश के फ्रीडम फाइटिंग के लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद की, और सबसे पहला फतवा या सबसे बड़ा ऐलान बॉयकॉट ब्रिटिशर्स का 1920 में जमीयत उलमा हिंद ने ही दिया था, और उस फतवे के ऊपर इंडिया के 500 मौलानाओं ने साइन किया था कि ब्रिटिशर्स को कंप्लीट बॉयकॉट करो, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करो। पॉइंट नंबर 2, जो दूसरे हमारे साथी है उर्दू नाम वाले जो है, उन्होंने कहा कि यहाँ देश के टुकड़े नहीं होंगे, 2 टुकड़े नहीं होंगे, 3 टुकड़े नहीं होंगे, जो होना था वो हो गया। तो उनको जानकारी की कमी है, जानकारी लेनी चाहिए कि जमीयत उलमा हिंद वो तंजीम थी जो मुस्लिम लीग और भारत के पार्टीशन के खिलाफ थी, बल्कि भारत में ही मुसलमानों को रहना चाहिए, उसकी पक्षधर थी, जिसका इतिहास वो भूल चुके हैं। रही बात महमूद मदनी ने क्या बात कही है, अरशद मदनी ने क्या बात कही है, या जमीयत क्या बात करती है, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक किताब लिखी गई है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक किताब लिखी गई है, बड़ी मशहूर किताब है, दैट सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलिबल। इसका मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम भले ही है, बल्कि गलती से बरक्स नहीं है। तो उस किताब भी फिर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डालोगे? आपको पहले समझना होगा कि मुद्दे क्या है। आपकी लड़ाई जमीयत उलमा हिंद से है, आपकी लड़ाई मदनी चाचा भतीजे मौलानाओं से है, या आपकी लड़ाई इस देश के फ्रीडम में जो लड़े हैं, जो उलमाओं ने जमीयत उलमा हिंद में साथ दिया है, आपकी लड़ाई उनके खिलाफ है। क्योंकि जब जमीयत उलमा हिंद कंप्लीट बॉयकॉट का ऐलान कर रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, तो यही संघ के जो प्रचारक थे ये ब्रिटिशर्स के साथ खड़े थे, जमीयत और भारत के खिलाफ खड़े थे। फिरोज जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी, आप बड़े अच्छे से सुन रहे थे जुबैर जी को, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, बताइए जरा। थोड़ी टिप्पणी करूंगा मैं, जवाब हल्का सा दूंगा इनको। हमारे एमआईएम के जो दोस्त हैं, इन्होंने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि जब भारत की आजादी की लड़ाई, भारत की आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त जमीयत के लोग, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, लाल रुमाल तंजीम थी वहां पे, मौलाना असद मदनी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, पूरा खानदान, और अताउल्लाह शाह बुखारी, ये सारे आलिम जो थे अंग्रेजों से लड़ रहे थे। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा जमीयत वालों से और एमआईएम के हम अपने लायक दोस्त से
कि क्या ये जमीयत वो वाली जमीयत है जो हिंदुस्तान को यकजा रखना चाह रही थी, हिंदुस्तान को आजादी दिला रही थी, या ये देश विरोधी, भारत विरोधी बिल्कुल, ये जो कुछ जमीयत सवाल बन गई ऐसे हैं सर जो लाजमी हैं, उठते भी हैं, लेकिन सवाल सर जुबैर जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार सवाल अदालत पर क्यों उठाए जाते हैं, बार बार सवाल देश की एजेंसियों पर क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या जिस तरह से देश का भी हम माहौल देख रहे थे, उस बीच में इस तरह का बयान देना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, जिहाद जैसे शब्दों को बीच में लाना, क्या ये सब ठीक है? हमारे साथी ने कहा, पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, मैं एमआईएम से नहीं हूं। दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा कि क्या ये वही जमीयत है जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी और आज भी वही जमीयत है? तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, वही जमीयत है। बल्कि ये सवाल पूरा तब होगा कि क्या यही सवाल उनसे किया जाएगा कि जो आजादी की लड़ाई में आरएसएस ब्रिटिशर्स के साथ थी, तो आज भी वही आरएसएस है जो देश के खिलाफ काम कर रही है, जो आजादी की लड़ाई में ब्रिटिशर्स के साथ थी, जो अंग्रेजों के साथ थी? इसका जवाब भी लेना चाहिए। चलिए ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। हमारे साथ अमितोष पारिक जी जुड़े हुए हैं। पारिक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए साक्षी, बहुत स्पष्ट एक चीज है, देश में रखे खुद के आइडियोलॉजी को चलाना और बढ़ाना कभी भी राष्ट्र के हित में होता नहीं। आप कितना ही उसको सपोर्ट कर लीजिए, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी मदर ऑर्गेनाइजेशन से निकली हुई है, जमात से निकली हुई है, वो सारी रेडिकल और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व पाई जाती है। आप लश्कर तैयबा को ले लीजिए, तारिक को ले लीजिए, तामिर को अब ले लीजिए। अभी मेरे मित्र ये कह रहे थे, खैर मैं इनको मित्र नहीं बोलता जो रेडिकल होते हैं, वो ये कह रहे थे कि कहां है जमात का सीन और किधर है जमात का। तो मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जमात लीगल एड प्रोवाइड करता है मुलंद ब्लास्ट में, जमात लीगल एड प्रोवाइड करता है 26/11 मुंबई टेररिस्ट ब्लास्ट में, जमात लीगल एड प्रोवाइड करता है सिमी टेररिस्ट एक्ट के अंदर में, जमात लीगल एड प्रोवाइड करता है अहमदाबाद ब्लास्ट एक्यूज में उनको इनोसेंट कहता है। और अभी आप ही को पता चल जाएगा, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर में अल फलाह के नाम पर जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटी एनआईए में आई, तो आपने एजेंसी को ही शक के दायरे में ले लिया और आपने बोल दिया एक जना है और वन साइडेड अप्रोच हो रहा है। डॉक्टर शाहिना के लिंक्स है, 18 लाख कैश मिला है उसके अंदर में, और यही जमात उलेमा हिंद ने कुछ दिनों पहले कह दिया था कि वो भटके हुए हैं। वो इमाम मसूद जो इसी आइडियोलॉजी पे चलते हैं, वो इनको भटका हुआ कहते हैं, वो शाहीन परवीन, वो उमर और वो फही, और जमात उलेमा ने जाकिर नाइक को सपोर्ट करा था। वो जाकिर नाइक जो अपने ऑडियंस से कहता है अपने मन से कि फिदायिन होना और सुसाइड बॉम्बिंग होना वो वैलिड है अकॉर्डिंग टू लॉ। आप शरिया की बात करते हैं तो भारत का संविधान तो शरिया नहीं चलाएगा, सुप्रीम कोर्ट शरिया नहीं चलाएगा। आपके मुताबिक जजमेंट आए तो वो न्याय है, लेकिन आपके मुताबिक जजमेंट नहीं आए तो वो वन साइडेड है। मुझे लगता है इस तरह का दोहरा चरित्र इस देश में नहीं चलेगा। देश भी देख रहा है। आपको धन्यवाद और देश को धन्यवाद। मेमन जी, इसका जवाब क्या है? ये दोहरे तरीके से तो नहीं हो पाएगा ना? अभी अमितोष जी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ने जाकिर नायक को सपोर्ट किया। मुझे नहीं पता है किया कि नहीं किया, बल्कि मुझे तो क्लियर स्टेटमेंट ये पता है कि जाकिर नायक की तरफ से वीडियो स्टेटमेंट हमने देखा है, न्यूज चैनलों में भी चला है कि भारत सरकार जाकिर नायक को रेड कारपेट वेलकम देने के लिए तैयार है अगर वो 370 को सपोर्ट कर दे। इस पर भारत सरकार का जवाब सवाल यहाँ पर यह है, चर्चा हमारी इस विषय पर है कि बार बार अदालतों पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना क्या ठीक है? जब कोई मुद्दा सामने आता है, जांच अगर नहीं होती है, तो ये सवाल उठाए जाते हैं कि जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, और जब जांच करती हैं तो उन पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि ये तो सरकार के दबाव में। तो आखिर किस तरह से देश चले फिर? मैं सुप्रीम कोर्ट पे बात करना चाहूंगा जी। सुप्रीम कोर्ट या देश के किसी भी कोर्ट में जो फैसला आता है, जब इस देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा माना गया, जिसमें 40 साल इस देश को पीछे ढकेल दिया गया संघ और वीएचपी के कार्यकर्ताओं द्वारा, बाबरी मस्जिद के विषय पे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, आपको पूरे देश भर में एक पत्थर एक लाठी मुसलमानों के हाथ में दिखी नहीं होगी, बल्कि भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है और बड़े अमन सुकून के साथ। ये इस देश का इतिहास है और ये हमने देखा है। बल्कि आप भी जानती है मैडम, ये मैं भी जानता हूं और मेरे दोनों पैनलिस्ट भी जानते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के पक्ष में आता, मुसलमानों के पक्ष में आता, तो इस देश में क्या हो जाता है ये आपको भी पता है। सर एक सवाल आपसे जी जी जल्दी से मैं थोड़ा सा जवाब देता हूं। कुछ नहीं होता, 500 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन देखा जरूर गया कि उसमें हिंदुओं को कितना बलिदान देना पड़ा है, कितने गोलियां लगी और कितनी गोलियों पे सरयू नदी का नदी लाल हुआ है। दूसरी बात मैं कहता हूं, बाबरी के नाम पर एक फॉल्स नैरेटिव इस देश में चलाया गया था और आज भी शहीद दिवस मनाया जा रहा है। और आपको याद है हुमायूं कबीर टीएमसी के एमएलए, वो 6 दिसंबर को बाबरी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। मीडिया में माध्यम से इसको बहुत जोरों शोरों से भी बताया जा रहा है। वो बाबरी मस्जिद जिसके नाम पर औरंगजेब और इनके नाम पर नागपुर वायलेंस हो जाता है, तब जमात उलेमा हिंद कहां चली जाती है? साफ तौर से सिलेक्टिव आउटरीच फॉर देयर ओन बेनिफिट्स इज नॉट अ बिल्कुल। इतिहास पर बात करेंगे तो लंबी चर्चा हो जाएगी। मुद्दे पर आते हैं। फिरोज जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं, जिस तरह से बयान को अगर देखा जाए, मदनी के बयान को, तो उन्होंने कहा कि
जो जिहाद शब्द है वो तौहीन है मुसलमानों की, इसका इस्तेमाल तौहीन के लिए किया जा रहा है। मदनी ने यहां पर जोर देकर ये कहा ये पवित्र कर्तव्य है। सर ये कैसा कर्तव्य है जो आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं जिहाद की जो सही मीनिंग है, जी हमारे एक और दीन भाइयां बैठे हैं वो भी इससे इत्तेफाक करेंगे। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि हम गैर मुस्लिम लोगों के गले काटें या उनको दबाएं या उनसे कहें इस्लाम कबूल करो नहीं तो हम तुम्हारा गला काट रहे हैं। जिहाद का हरगिज ये मतलब नहीं है। जिहाद का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं हम पहले अपने को ठीक करें, फिर अपने घर को ठीक करें, अपने मोहल्ले को ठीक करें, उसके बाद आगे पूरे शहर को, पूरी दुनिया को ठीक करें। ये जिहाद है, जिहादे अकबर इसको बोलते हैं, ठीक है। और जिहाद को जिस तरीके से देखिए, ये मैं भी इसके हक में नहीं हूं कि लव जिहाद वगैरह ये तो एक अलग चीज हो जाती है, अलग बहस हो जाती है, उसमें मैं बिल्कुल फंसने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी की गई है वो मैं वाकई में कहता हूँ ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और एक और मैं जो है एक बम फोड़ने वाला हूँ इस चैनल पे आपके। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये जमीयत उलेमाए हिंद, जी ये लोग जो हैं ये सरकार से अंडर टेबल इन्होंने हाथ मिलाए हुए हैं। ये जहरीले बयान देकर हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करके, हिंदुस्तान में आग लगाने की बात करके, इनको शायद सरकार ने इस बात की एश्योरेंस दी हुई है, इस बात का वो किया हुआ है, मतलब वायदा किया हुआ है तुम ये सब करते रहो, तुम्हारी गद्दियां बची रहेंगी और इससे वोट बैंक जो है मेमन वोट जी बैंक क्या बनेगा। यही सच्चाई है? मेमन जी ऐसा आपसे लगता जानना है चाहूंगी क्या यही सच्चाई है? देश की राजधानी दिल्ली में इसका जिस जवाब- समय ये अटैक होता है पूरा देश इस समय दहला हुआ है, वो हम तस्वीरें भूल भी नहीं पा रहे हैं कि एक इस तरह से मदनी का बयान दिया जाना सर बहुत ही चिंता का विषय है। क्या वाकई में ये लाइमलाइट के लिए बयान देना है? अब ये देश की गवर्नमेंट करा रही है या नहीं करा रही है ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और जमीयत के स्पोक्स पर्सन बता सकते हैं। बल्कि मैं इतना समझता हूं कि पूरी की पूरी जमीयत को गलत ठहराना और यहाँ तक के लेकिन टेरर सवाल फंडिंग से ये है जोड़ कि देना, इस समय ये पे आप इस जैसे तरह चैनल पे नहीं होना का इस तरह का बयान देना ठीक था। अभी जांच चल रही है, अभी एक एक नाम सामने आ रहे हैं, एक लंबी प्रोसेस है, उस बीच देश का माहौल खराब करना, इस तरह का बयान देना, क्या ये सही है? बिल्कुल, ये एक लंबी प्रोसेस है और पूरी प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन के साथ होनी चाहिए। किसी भी नाम को आतंकवाद के साथ जोड़ना नहीं चाहिए और किसी को क्लीन चिट भी नहीं देनी चाहिए। मीडिया ट्रायल करके किसी को आतंकवादी भी नहीं कहना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जमीयत के बयान भी नहीं आने चाहिए। क्या कहेंगे पारिक जी? देखिए, कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रही है और जो आतंकवादी उसको आतंकवादी कहा जाएगा। पहलगांव में नाम देख के हिंदू को मारा गया, वो आतंकवादी थे, आतंकवादी कहा गया। आज अल फलाह के अंदर में जो मॉड्यूल निकला है डॉक्टर आतंकवादी एक्टिविटी में पाए गए, वो आतंकवादी पाए गए। बीच में मत बोलिए। अब आती है जिहाद की। यहाँ पर मैं किसी को भी विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन्स रिलीजन आइडियोलॉजी सुन लेते मेमन जी एक बार सुन लेते हैं। बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है, शांति से सुनिए। जितना भी सब किसी की आइडियोलॉजी को डिसरिस्पेक्ट ना करे बगैर मैं एक जिहाद के ऊपर मैं टर्म देता हूं। जिहाद आया डिराइव फ्रॉम अ वर्ड, अरेबिक वर्ड जिसका नाम है जहादा। और जहादा जिहाद पीस सिल बिल्ला, अल्लाह के मार्ग पर संघर्ष करना जिहाद है। फाइटिंग इन द वेज ऑफ वॉर इन द नेम ऑफ अल्लाह इज जिहाद। भारत के अंदर में जिहाद की क्या आवश्यकता पड़ गई? जिहाद तीन तरीके, जिहाद नफस, जिहाद शैतान, जिहाद उल कफर। और कुफर का जिहाद है यहाँ पे जो चल रहा है। अब आप बताइए कि जिस जिहाद को आप भारत के अंदर में बात कर रहे हैं वो वेजिंग ऑफ वॉर इन द नेम ऑफ अल्लाह तो है नहीं, क्योंकि हम मक्का मदीना के समय पे तो चल ही नहीं रहे, हम बैटल ऑफ बद्र की तो बात कर ही नहीं रहे। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेक्युलर भारत की, जिसमें देवबंदी कहता है कि वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदू टू बी अ पार्ट ऑफ सेक्युलर कंट्री। मतलब आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्कुल पारिक जी आपने सही कहा। बिल्कुल जी मेमन जी। मैं का शब्द क्या है, इसके मायने क्या होते हैं, इसकी जानकारी और इसकी डिटेल्स हमको वीएचपी या बजरंग दल से नहीं लेनी है। उसी तरीके से गीता और वेद का पाठ आपको हमसे नहीं लेना है। तो बिल्कुल अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो वो भी अपना काम करेंगे सर, वो तो होगा ही। चलिए फिरोज जी आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं एक छोटी टिप्पणी ये करना चाह रहा था। देखिए, जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है ये बिल्कुल सही है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके रास्ते से ये मतलब भटक गए हैं, यू टर्न ले लिया है। ठीक है, अगर आपके रास्ते पे चलते होते तो ये सब सुनने को नहीं मिलता।
एक मुसलमान के हदीस में लिखा हुआ है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी एक मुसलमान के लिए निस्फ का मतलब आधा ईमान जो है अपने वतन से वफादारी और मोहब्बत करना है। मैं तो कहता हूँ पूरा ही ईमान मुसलमान का वतन से मोहब्बत और वफादारी करना है। तो इसमें अगर देखिए जो भी आतंकी घटनाएं हैं इनकी इंक्वायरी चल रही है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं अपने मेमन भाई से भी और अमितोष से भी कि इस वक्त मदनी साहब का इस पचड़े में पड़ना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। हर चीज को ये जो है मदनी साहिबान ये हिंदू मुस्लिम के काले चश्मे से देखते हैं। मैं पैगाम देना चाहूंगा, लाखों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं चार टांगे आलम में, कि डोंट प्ले हिंदू कार्ड, डोंट प्ले मुस्लिम कार्ड, प्ले द ओनली वन कार्ड, दैट इज इंडिया कार्ड। बिल्कुल। मेमन जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से थोड़ी देर पहले अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जब तक क्लीन चिट नहीं देना चाहिए, उनको आतंकवादी भी नहीं कहना चाहिए। हमारी राजधानी में इस तरह से अटैक हो जाता है, हमला हो जाता है, नाम भी सामने है, जांच भी सामने है, सब कुछ पता है, एक एक करके राज भी खुलते जा रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें आतंकवादी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आपकी नजरों में क्या कहा जाए उन लोगों को? नहीं, जांच पूरी सामने नहीं है मैडम, आपने अधूरा कहा। लेकिन जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं, जो अब तक जांच में सामने आया, वो तो आप भी मानते हैं ना सुन लीजिए मैम, कि गतिविधियों में शामिल तो सुन थे। लीजिए मैम, अगर दिन रात मीडिया ट्रायल होता रहेगा और अंडर इन्वेस्टिगेशन कल्प्रिट्स या अंडर इन्वेस्टिगेशन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको अगर आतंकवादी कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं से उसका जवाब भी मिलेगा। जो जवाब देना गलत है पर जवाब मिलेगा, पारी जी, कोई ना किस कोई तरह का जवाब जवाब? देगा। किस तरह का जवाब? मीडिया ट्रायल बंद होने चाहिए। एक टिप्पणी और छोटी सी और करना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो साक्षी जी। जी। ऐसा है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है जिसके ऊपर ये लग रहा है इल्जाम के इनके यहाँ जो आतंकवादी पलते चले आ रहे हैं, इसमें डॉक्टर्स में बड़ा अफसोस की बात है। अब कौन डॉक्टर्स पे भरोसा करेगा, खासतौर से हमारी कौम में, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अल-फलाह अब से नहीं 7, 8, 10, 11, 12, 15 साल से चल रही है। इनको एनओसी देने वाले कौन है? सबसे ज्यादा एनओसी इनको खट्टर सरकार ने दिए। अगर ये पहले से जांच हो जाती, यूनिवर्सिटी पहले ही बंद हो जाती, तो मेरे ख्याल से ये सब हमें नहीं देखना पड़ता, ये लाल किले वाला कांड नहीं होता। और ये तो खुदा का शुक्र हुआ कि लोग ऑल इंडिया लेवल पे कुछ करने वाले थे, हजारों लाखों लोगों को कत्ल करने वाले थे, उससे हिंदुस्तान बच गया। पारिक जी, आखिरी प्रतिक्रिया 10 सेकंड आपके पास। साक्षी जी, मैं आज इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि अल-फलाह को लैंड किसने दिया था, कौन सी सरकार ने दिया था, एनओसी किसने दी थी। आज डिबेट है कि आतंकवादी को आतंकवादी कहना यही सेक्युलर फैब्रिक होगा। लेकिन देखिए, मोहम्मद अंसर जो सादिक शेख सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मुंबई ब्लास्ट में थे, आतंकवादी नहीं थे साक्षी जी, सेक्युलरिज्म खराब हो जाएगा। अफजल उस्मानी आतंकवादी नहीं था, सेक्युलरिज्म खराब हो जाएगा। मोहम्मद मंसूर, रियाज भटकल, कयामुद्दीन अबू जंगल और शहनवाज आलम, रियाज भटकल, मोहम्मद मंसूर, ये कोई आतंकवादी नहीं था शाही जी, क्योंकि क्या है, सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। मुझे लगता है आतंकवादी को जब तक आतंकवादी नहीं कहेंगे तब तक इस देश का सेक्युलरिज्म खतरे में। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये भी है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जानी चाहिए, इंतजार भी करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि उससे पहले इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए, देश के माहौल को भी खराब नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भोपाल में देखिए, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जिस तरह से मौलाना महमूद असद मदनी ने जो बयान दिया है, उसका असर अब देखने को मिल रहा है और इस पर विरोध भी हो रहा है। तो आज की चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए खबरों के लिए आप एनडीटीवी। नमस्कार।